हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 3 पर्सनालिटी का पढ़ने वाले हैं। सो आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि आज ऑन एट 7 PM we'll have a live streaming about the paper pattern and other issues which people have regarding 2021 year standard 12th HEC board. So please join in at sharp 7 PM. Thank you. So let us continue. So measure of personality. Actually ये थोड़ा इसमें काफी ज्यादा पार्ट्स है, तो मैंने पहले आपके लिए एक चार्ट बनाया है so that हम ये समझ सके। तो अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया ना, so आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं और इस पोर्शन में दैट इज मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी के पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, सो दिस चार्ट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेम्बर इट। ठीक है, तो पहले मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी के 4 टाइप्स है। ठीक है, पहला बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक्स, यानी कि एक तरीका है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं पर्सनालिटी का, दैट इज बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक। दूसरा है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। ठीक है, तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज साइको एनालिटिकल मेथड्स। ये 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। आइए पढ़ते हैं हम। तो हमने एक्चुअली सिर्फ 3 के बारे में ही पढ़ा है, 4th वाले के बारे में हमने पढ़ा नहीं है बिकॉज हमारे बुक में दिया नहीं है, सिर्फ मेंशन किया है कि ये भी एक टाइप का पर्सनालिटी मेजरिंग मेथड है। ठीक है, तो जो 3 हम पढ़ने वाले हैं आज वो है बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो बी एनालिसिस टेक्निक में भी 2 टाइप्स है, दैट इज इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज उसका कोई भी और फर्दर उसका और कोई फर्दर बाइफर्केशन नहीं है। देन वी हैव प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक 3 टाइप्स के होते हैं, आई मीन उसमें 3 टाइप्स है। सो फर्स्ट इज Rorschach ink blot test, then we have thematic apperception test, and the last we have sentence completion test. ठीक है, अब आते हैं वापस से हम बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक पे। इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन पढ़ा। अब इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन में भी इंटरव्यू का और 2 पार्ट होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, तो प्लीज ये चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब हम इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। साइकोलॉजिस्ट सीक टू मेजर पर्सनालिटी थ्रू अ नंबर ऑफ मेथड्स। Behavioral analysis techniques, self-report inventories, projective techniques, and psychoanalytic methods of measuring personality are as follows. तो ये जस्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं ऑब्वियसली पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स बना के रखे हैं। तो कुछ 4 हम पढ़ने वाले थे जो हमने अभी लास्ट पढ़ा, दैट इज behavioral analysis techniques, self-report inventories, projective techniques, and psychoanalytical method. उसमें से psychoanalytical method हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारी बुक में दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया है। ठीक है, तो पहला है behavioral analysis। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। The behavioral techniques such as interview and observation etc. help in assessing the personality of an individual. These behavioral techniques can be explained as follows. So behavioral analysis में क्या होता है पता है, यहाँ पर हम behavioral techniques यूज करते हैं कि behavior कैसा है वो पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू करके पता करते हैं, ऑब्जर्व करके पता करते हैं, इन दोनों चीजों से और बहुत सारी चीजें होती हैं सिमिलरली जिनसे हम पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल का पता करते हैं। ठीक है, ये और डिटेल में आगे पढ़ता है, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू कैसे पता करते हैं वो पढ़ते हैं। सो इंटरव्यू इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। ठीक है, एन इंटरव्यू इज अ प्रोसेस इन विच एन इंटरव्यूअर tries to collect information about the personality of an interviewee by asking him or her various questions. So इंटरव्यू में कैसे पता करते हैं किसी की पर्सनालिटी के बारे में? इट्स वेरी बेसिक। आपको पता है कि इंटरव्यू क्या होता है, राइट? इंटरव्यू इज वेयर देयर इज अ पर्सन जो आंसर्स देगा और एक होगा जो सवाल पूछेगा।
ठीक है। तो वो बहुत सारे सवाल जो इंटरव्यूअर होगा वो बहुत सारे सवाल पूछेगा इंटरव्यूई से, और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जिससे वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ओके, दैट वाज अबाउट इंटरव्यू। The factors like time taken to give answers, gestures, postures, body movements, etc. of an interviewee are also taken into account while measuring personality of an interview. So सिर्फ वो जो जवाब देगा उससे ही they do not come to the conclusion of कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। सिर्फ इंटरव्यू के सवालों का जो जवाब होगा उससे ही पर्सनालिटी पता नहीं चलेगा, बट वो किस तरह से आंसर दे रहा है वो भी कंसिडर किया जाएगा। वो किस तरह से जेस्चर है उसका। ओके, जेस्चर इज बेसिकली हाउ यू ग्रीट समवन। आप उसके साथ काइंड हो, रूड हो, आपने आते ही उसको हेलो बोला कि नहीं, यू जस्ट केम इन एंड यू बोला कि चलो शुरू करो, ऐसा नहीं होता है। वो जेस्चर्स चेक करेगा, आपका पोस्चर चेक करेगा कि आप कैसे बैठे हो, किस पोजीशन में बैठे हो। दीज थिंग्स एक्चुअली वेरी मच मैटर इन साइकोलॉजी। डेली लाइफ में तो उतना मैटर नहीं करता, बट एज साइकोलॉजिस्ट वी हैव अ लॉट ऑफ these things, कि किस तरह से वो बैठा है, उसका बॉडी मूवमेंट कैसा है। एक कॉमन साइकोलॉजिकल बॉडी पोस्चरल मूवमेंट के बारे में आपको बताऊं, अगर आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि व्हेन वी आर वेरी सुपर स्ट्रेस्ड, तो we tap legs or fingers or something. That's a common behavior between people. They do that when they have anxiety or something. तो ये ऐसी टाइप के बॉडी मूवमेंट्स और पोस्चर्स हम साइकोलॉजिस्ट चेकआउट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, तो सिर्फ इंटरव्यू ने देखा जाता है कि उसने कैसा कैसा जवाब दिया है, क्या जवाब दिया, बट कैसे जवाब दिया है, उसका जेस्चर, उसका पोस्चर, उसका बॉडी मूवमेंट सब देखा जाता है। ठीक है, फिर द फॉलोइंग अदर मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के भी मेन टाइप होते हैं। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पहले पढ़ते हैं। Structured interview is a type of interview in which total number of questions to be asked to the interviewee, the questions of questions etc. factors are predetermined. यानी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कि उन क्वेश्चन का नंबर क्या होगा। मतलब पहले मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी, फिर मैं आपसे उसका आपका एज, फिर आपका ऑक्यूपेशन, फिर आपका धीरे धीरे एक सेट ऑफ रूल है कि हाँ मुझे पहले नाम ही पूछना है। अगर वो सीक्वेंस सेट है क्वेश्चंस का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे 10 पूछना है, ये फिक्स्ड है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, जब किसी इंटरव्यू में सीक्वेंस ऑफ नंबर इज जब किसी इंटरव्यू में सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस इज फिक्स्ड, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स आर प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से जो फैक्टर्स है, ये सब क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या होंगे, वो जब पहले से प्री डिटरमाइंड पहले से डिसाइडेड है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, नो और डिलीटेड ऑन द स्पॉट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट नहीं पूछा जाता है या कोई भी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट नहीं हटाया जाता है। ठीक है, जनरली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट यूज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू व्हाइल सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। यूजुअली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है ना, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उनको किसी एम्प्लॉय को like let me give you an example. किसी कंपनी में when we give interviews in the companies, we do not have a unstructured interview. उनका फिक्स होता है, वो हर एक एम्प्लॉय से सेम क्वेश्चंस पूछते हैं और सेम सीक्वेंस में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, वो फिक्स्ड है उनका। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पढ़ते हैं। So unstructured interview is a type of interview in which the total number of questions to be asked to the interviewee, the sequence of questions etc. factors are not predetermined. ठीक है, ये totally opposite है structured का। इसमें total number of questions decided नहीं होते पहले से, sequence of question decided नहीं होते पहले से। हो सकता है कि आप on the spot सब कुछ करते हो basically। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ एन इंटरव्यू, सम क्वेश्चंस आर एडेड और डिलीटेड ऑन द स्पॉट। जिस तरह से इंटरव्यू जो जवाब देता है उस हिसाब से क्वेश्चंस ऐड भी हो सकते हैं और क्वेश्चंस डिलीट भी हो सकते हैं, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें कुछ फिक्स नहीं है पहले से। ठीक है, सो ये कौन से लोग ज्यादा यूज करते हैं पता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, counseling psychologist, sports psychologist, etc. use unstructured interview for collecting detailed information about personality of their clients. So ये लोग ज्यादा यूज करते हैं unstructured interview because इनका क्वेश्चन फिक्स नहीं हो सकता।
हर एक इंसान अलग है. फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कंपनी का, तो कंपनी हर एक एम्प्लॉयर को सेम क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि उसको तो मतलब सबको सेम बेसिस पे जज करना है ना. सो उनको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले सकते हैं. बट अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने हर एक पेशेंट के साथ सेम क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, बिकॉज वो जानता है कि हर एक पेशेंट का बिहेवियर और पर्सनालिटी अलग है. सो इसीलिए उनको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉलो करना होता है. ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड टेल मी कि आपको समझ आ रहा है एंड दिस इज good, this flow is good, everything is good. So please do in the comments if this is good, and if you haven't already subscribed to my channel, please do subscribe to the channel. Okay, so अब पढ़ते हैं आगे. तो हमारा सिर्फ इंटरव्यू के बारे में. ठीक है, अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन पे. ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली ऑब्जर्विंग. ठीक है, इंटरव्यू में कैसे सिर्फ इंटरव्यू करके लोगों से पूछते हैं, उनके पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशन में यू जस्ट ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो ऑब्जर्विंग एन इंडिविजुअल इन वेरियस सिचुएशन इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ साइकोलॉजिस्ट कैन ऑब्जर्व हाउ अ चाइल्ड बिहेव्स व्हेन अ टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, और हाउ अ फैक्ट्री वर्कर बिहेव्स इन अ वर्कशॉप व्हेन द सुपरवाइजर इज नॉट प्रेजेंट. सो ऑब्जर्वेशन में यू नो इट्स लाइक वेरी सिंपल. आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो कि क्या कर रहा है वो इंडिविजुअल. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि एक क्लासरूम है, टीचर नहीं है, तो एक ही बच्चे को, सब बच्चों को नहीं देखेंगे. उन्होंने मान लिया कि हम ये एक्स बच्चा है, हम इसको देखेंगे. सो दिस एक्स चाइल्ड हाउ डज ही बिहेव जब टीचर है और जब टीचर नहीं है. तो उससे उसको पर्सनैलिटी पता चलेगा उसका कि भाई ये बहुत मस्ती खोर है, टीचर नहीं है तो मतलब इसने तो सब इतना ज्यादा मस्ती कर रहा है कि पूछो ही मत. बट कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर नहीं है तो भी उनको जो बोला है वो करेंगे, दे विल डू इट. सेम एग्जाम्पल इज फॉर अ फैक्ट्री वर्कर, कि अगर उसकी शॉप में, वर्कशॉप में सुपरवाइजर नहीं है तो भी क्या वो सेम काम करता है कि नहीं. तो सबका पर्सनालिटी अलग होता है. कुछ लोग होंगे जो काम करेंगे सिंसियरली अगर सुपरवाइजर नहीं है फिर भी, और कुछ लोग होंगे नहीं काम करेंगे अगर सुपरवाइजर नहीं है. तो इससे ऑब्जर्व करके हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जा रहा है, राइट. सो ऑब्जर्वेशन मेथड प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इफ इट इज यूज्ड बाय ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है अगर वो काफी ट्रेन्ड है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या नॉर्मल कोई भी इंसान हो, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी और ट्राइंग टू प्रैक्टिस साइकोलॉजी, व्हाटएवर यू कॉल इट. तो जो ऑब्जर्वर है वो अगर ट्रेन्ड है तो ही वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज उठा पाएगा. ठीक है, अगर उसको मतलब बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के, तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगा और कैसे वो पर्सनालिटी के बारे में पता करेगा. सो इसीलिए जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट है ना, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस, कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है ऑब्जर्वेशन मेथड फॉलो करने के लिए. ठीक है, सो अब इसमें भी ऑब्जर्वेशन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर हेल्पफुल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है पता है, जहां पर नेचुरल सेटअप है, वहां पे नेचुरल सेटअप है, आपने कुछ जबरदस्ती से किया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वो चाइल्ड और टीचर वाला एग्जाम्पल है, आपने टीचर को नहीं भेजा है कि तुम जाओ मुझे चेक करना है कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है. नहीं, आपने नेचुरली वहां पे ऑब्जर्व किया जब टीचर खुद से चली गई. ठीक है, तो नेचुरली जब है तो वो आपने नहीं किया, दैट इज नेचुरल. बट अगर आप वो खुद से करो कि टीचर को बोलो कि तुम जाओ, मुझे यहाँ पे एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है जहां पर टीचर ना हो, बच्चा हो सिर्फ, तो वो हो जाएगा लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपने वहां पे खुद से सेटअप किया है सब कुछ, नेचुरल नहीं है. ओके, देन वी हैव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है पता है, जहां पर आप उन इंडिविजुअल्स के बीच में रहकर एक पार्टिसिपेंट बनकर ऑब्जर्व करो. एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो मुझे पता करना है कि इस क्लास के बच्चे कैसे हैं, तो मैं खुद उस क्लास में एज अ स्टूडेंट बन के जाऊंगी और उन स्टूडेंट्स के बीच में रहूंगी और पता करूंगी कि मान लो वो एक्स स्टूडेंट कैसा है. ठीक है, अगर मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन में, बीइंग अ पार्टिसिपेंट, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. वेयरएज अगर मैं दूर से सिर्फ देख रही हूँ कि वो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है इन द क्लास, देन दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू डोंट पार्टिसिपेट इन द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो ये था ऑब्जर्वेशन.
अब पढ़ते हैं हम सेकंड टाइप, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज. In self-report technique, an individual provides information of his her own personality by responding to questions, sentences set in a particular inventory. So self-report inventories में क्या होता है पता है? आप खुद से अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताते हो बेसिकली. मतलब आप डायरेक्टली नहीं बताते कि हाँ मेरी ये पर्सनालिटी है, मेरी वो पर्सनालिटी है, बट आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो साइकोलॉजिस्ट को, जिससे वो पता कर लेते हैं कि ये आपकी पर्सनालिटी है. वो आपसे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछेंगे, सो आप उन क्वेश्चन के जवाब जिस तरह से दोगे दे विल अंडरस्टैंड कि आपका पर्सनालिटी कैसा है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज के, जैसे मिनोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, 16 पर्सनालिटी फैक्टर बाय कटेल, Myers-Briggs type indicator, high school personality inventory are some of the examples of self-report inventory. ये कुछ examples थे. Guys, do remember the examples. याद है ना कि examples बहुत important होते हैं, तो please examples याद रखना. ठीक है, this was about self-report inventory. Self-report inventories was बहुत easy है, वो बहुत ज्यादा. ठीक है, अब आते हैं हम projective method पे. So projective methods emerged from the psychoanalytic school of thought. साइको एनालिटिक स्कूल से एमर्ज हुआ है, निकला है, उससे ही उसने इंस्पिरेशन ली है. ठीक है, सो प्रोजेक्टिव मेथड्स आर इंटेंडेड टू अनकवर फीलिंग्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हिडन एट द अनकॉन्शियस लेवल. ठीक है, सो प्रोजेक्टिव मेथड क्या करते हैं पता है? दे बेसिकली टेक आउट दोज फीलिंग्स एंड डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर हैं. एंड आई होप आपको रिमेम्बर है, you'll remember कि unconscious level क्या होता है. नहीं है ना तो seriously you'll need to watch the previous video. Okay, I'll link it in the description जहाँ पर मैंने unconscious level और वो सब के बारे में बताया था. So unconscious level पे जो हमारी thoughts, feelings हैं, desires हैं, वो सब projective method से बाहर आती हैं. ठीक है, so in projective test situations an individual responds freely to relatively unstructured or ambiguous materials. प्रोजेक्टिव टेस्ट सिचुएशंस में क्या होता है पता है? इंडिविजुअल जो होता है ना वो बहुत खुल के जवाब देता है कंपेयर टू अदर मेथड्स. ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सब में उतना ओपन अप होके जवाब नहीं देता है एन इंडिविजुअल, वेराज वो जितना ज्यादा प्रोजेक्टिव मेथड में देता है. ठीक है, relatively unstructured or ambiguous materials. What are unstructured and ambiguous materials? यानी कि you know जो चीजें प्रॉपर नहीं है ना उनका भी वो जवाब एकदम खुल के दे सकता है, जो चीजें लाइक उसके दिमाग में उस टाइम पे प्रॉपर नहीं है. एंड एम्बिगुअस मटेरियल्स यानी देयर आर सम मटेरियल्स और देयर आर सम थिंग्स जिनका एक पर्टिकुलर ऑब्वियस आंसर नहीं होता, उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. हर इंसान के लिए उसका आंसर कुछ और हो सकता है. ठीक है, उसका परसेप्शन कुछ और हो सकता है. सो वो प्रोजेक्टिव टेस्ट में यही होता है कि सब फ्रीली जवाब देते हैं, तो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जवाब देते हैं. देयर इज नो पर्टिकुलर की फॉर एग्जांपल इफ 1 + 1 = 2, तो इट्स नॉट एम्बिगुअस बिकॉज वो सबके लिए सेम है. इट्स नॉट डिफरेंट फॉर एवरीवन. बट इफ आई आस्क दैट डू यू लाइक 1 और डू यू लाइक 2, सो इट्स डिफरेंट. इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा हो सकता है कि विच नंबर डू यू लाइक. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एम्बिगुअस. ठीक है, व्हाइल रिस्पोंडिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट have their own personalities onto the unstructured stimulus, often revealing personal conflicts, motivations, coping styles and other characteristics. तो क्या होता है ना प्रोजेक्टिव मेथड में, जब इंडिविजुअल्स जवाब देते हैं ना सवालों का या अपना पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हैं किसी अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस पे, यानी कि किसी और चीज पर. ठीक है, तो very basic example. So the people who bully others, okay, the people who bully others, why do they bully others? Because उनके मन में क्या होता है पता है? वो अपने आप को उनकी जगह पर रखते हैं. they keep themselves. वो अपने अंदर का जो it's like the fear they have in us, like जो डर है उनके अंदर, वो कम करने के लिए ना वो दूसरों को दिखाते हैं that they are stronger. ठीक है, उनको डर है कि वो कमजोर हैं, इसीलिए वो सामने वाले को डराते हैं ये दिखाने के लिए और खुद को मनाने के लिए मन में कि दे आर स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन प्रोजेक्टिव मेथड. जब वो अपना पर्सनालिटी सामने वाले पे जो करते हैं ना,
लाइक अगर सामने वाले को बता रहे हैं कि तुम डरपोक हो, तुम कमजोर हो, सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग देयर ओन पर्सनालिटी। वो खुद की पर्सनालिटी सामने वाले को बताते हैं, ठीक है, सामने वाले में दिखाते हैं बेसिकली। कि अगर वो कहते हैं सामने वाला कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि वो खुद मानते हैं कि वो अंदर अंदर खुद कमजोर है, ठीक है। So that what's happened. So some of the major projective tests are as follows. पहला projective test था रोशार्स इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये टेस्ट जो था ना was a very good or very innovative way. So हम पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। This test was developed by Hermann Rorschach in 1921. ठीक है, नाम, स्पेलिंग, ईयर सब याद कर लेना। It uses 10 irregular ink blots, 5 in black and white, 5 in color, स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये टेस्ट कैसे बनाते हैं कि एक वाइट बैकग्राउंड लेते हैं, बेसिकली वाइट पेज, एंड उस पे ना वो इंक ब्लॉट्स डाल देते हैं, बेसिकली कुड कॉल्ड डॉट्स और समथिंग। सो इंक की डॉट्स डाल देते हैं, एंड 5 वाइट एंड ब्लैक के होते हैं डॉट्स और 5 कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो each ink blot is shown in a fixed number of ways, and the subjects are asked to describe what they see in each card. The subjects are allowed to hold the card in any position they want, whether it's upside down or sideways. Analysis of this test required trained and skillful examiner. So ये टेस्ट में क्या होगा बेसिकली, तो जैसा मैंने बताया कि वो इंक डाल देते हैं 5 वाइट कलर और ब्लैक कलर के एंड 5 कलरफुल, और वो ब्लॉट्स वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे ब्लॉट्स, एंड देन वो कार्ड जो होगा वो कार्ड वो हर एक इंडिविजुअल को देंगे और उनको बोलेंगे कि आपको क्या दिख रहा है। लाइक जैसे हम देख सकते हैं, मुझे तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये थोड़ा थोड़ा ना बैट जैसा लग रहा है, थोड़ा बैट, थोड़ा बटरफ्लाई, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन अभी ये फिगर सबको अलग लगेगा, राइट? दैट्स द पॉइंट। वो उनसे कहा गया है ना, तो उनसे कहा गया कि आप ये कार्ड लीजिए, आप इसको जैसे चाहिए वैसे पकड़िए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी पकड़ो, एंड टेल मी कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उससे क्या होता है पता है, हर एक इंडिविजुअल को वो दिखता है जो उसके मन में है, जो उसका पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं। और ये पता करने के लिए इस तरीके, फॉर एग्जाम्पल आई सेड कि ये बैट है, मुझे तो बैट दिख रहा है, अब आपको कुछ और दिख सकता है। सो अगर मैंने बोला कि बैट है, तो अब ये मेरा पर्सनालिटी क्या होगा जस्ट बाय सेइंग कि मुझे ये बैट दिख रहा है, तो उसके लिए स्किलफुल और बहुत ट्रेन्ड एग्जामिनर चाहिए। वो देखेंगे कि मुझे बैट ऐसा क्यों दिख रहा है, या मतलब मैंने बैट क्यों बोला, मेरा पर्सनालिटी क्या है, दे जस्ट टेक इट आउट सिर्फ इतनी छोटी चीज से, ठीक है। दिस वाज रोचार्स इंक ब्लॉट टेस्ट। नाउ लेट्स सी द अदर वन, दैट इज थीमेटिक apperception test, that is TAT, was developed by the Morgan and Murray in 1935. Remember the names and the year, guys, okay? It requires the individual to look at the picture and to interpret it by telling a story. The individual is invited to say what led up to the scene in the picture, what such events occurred, what is currently happening, and what the consequences will be. So ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। इसमें क्या किया, ये एक पिक्चर दिया सब इंडिविजुअल्स को और बोला कि ये पिक्चर देख के तुम्हें ना स्टोरी गेस करनी है, बताना है कि स्टोरी में ऐसा एक स्टोरी गेस करो और बताओ कि उस स्टोरी में ये पिक्चर कब आई और क्या स्टेट कर रही है, ये पिक्चर कैसे आई, क्या इवेंट हो रहा है इस पिक्चर में उस टाइम पे, और क्या होगा उसकी वजह से। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक पिक्चर देख के एक पूरी स्टोरी लाइन बनानी है, तो उस स्टोरी लाइन से भी आपका पर्सनालिटी चेक करेंगे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट समझा। इसमें आपको बेसिकली एक थीम, एक पिक्चर दिया जाता है, फिर उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन बनानी होती है, एंड दे विल गेस व्हाट योर पर्सनालिटी इज, ठीक है। Then last we have sentence completion test. So in this part, an individual is given a series of incomplete or partial sentences, and she is asked to complete them in his or her own words. So sentence completion test में क्या होगा पता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि I feel anxious when, हर इंसान को दे दिया कि I feel anxious when do you feel anxious, आपको जवाब देना है। हर इंसान का जवाब अलग हो सकता है भाई, राइट? क्योंकि सब अलग तरह से अलग टाइम पे एंशियस फील करते होंगे, सबका अलग रीजन होगा एंशियस फील करने का। सो जो रीजन होगा उनका, उस हिसाब से वो उनको बताएंगे कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू फिल द स्टेटमेंट, सो आई वुड से दैट आई फील एंशियस व्हेन swim. Yes, I feel anxious when I swim because I'm very much afraid of water. I'm a water phobic.
So yeah, I'm very anxious of water. So you could say when I feel anxious when I swim. Some people might say I feel anxious when I go on the stage. So सबका it's different. So उस हिसाब से आपको personality पता चलेगा. So I give you एक homework again. आपको बताना है कमेंट्स में मुझे कि I feel anxious when और स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है? So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना and do share the video. Thanks for watching. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. So thank you.